हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे और अपना वर्क अच्छे से कर रहे होगे। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बी रेडी फॉर एग्ज़ाम्स और रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आज का टॉपिक आपका है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। नोट डाउन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है केपलर्स, जोहानसन केपलर। उन्होंने 3 लॉज दिए थे। उन्होंने कुछ थीसिस की थी, रिसर्च किया था, सोचा था कि कैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। पहले जब केपलर नहीं थे तो कॉपरनिकस थे और भी साइंटिस्ट थे। वो लोग कहते थे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड नहीं घूमती है, बल्कि सन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोग तो मान नहीं रहे थे, कुछ लोग कहते थे कि अर्थ को जो है वो फेरी टेल्स होती हैं, वो उसको पकड़ के चारों ओर घुमा रही हैं सन के अराउंड। तो ये सब हाइपोथेसिस थी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस लॉज, केपलर लॉज, न्यूटन्स लॉज, यूनिवर्सल जो न्यूटन का लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको डिस्कवर होने से पहले ऐसे सब हाइपोथेसिस थी। तो केपलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपनी थीसिस रखी थी जो काफ़ी हद तक बहुत फेमस भी हुई और इसकी इम्पोर्टेंस भी रखी गई। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको पढ़ते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने चीज़ें बताई थी। नंबर 1 इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। इन्होंने बोला था कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मीन्स जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं, एक इलिप्स की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। इलिप्स क्या होता है, एक जैसे एग होता है ना आपका, जैसे एग होता है ना, उस शेप में रिवॉल्व करते हैं। ये इसको बोलते हैं इलिप्स। इसके 2 फोकस होते हैं, F1 F2, इसको हम फोकी बोलते हैं। 2 फोकस है तो फोकी बोलेंगे, FOCII। ये सब चीज़ें आप 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये इलिप्स है, जो सर्कल जैसे सर्कल है, इसको मैंने प्रेस कर दिया तो एक एग शेप में बन जाएगा। तो ये इलिप्स होता है। जो प्लैनेट्स होते हैं दे रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे ये कोई प्लैनेट हो गया, इट विल रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। और सन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट या पाथ विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकी, FOCII। ठीक है, फोकी मतलब 2 फोकस, मतलब सन यहाँ पे भी हो सकता है, सन यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, 2 सन नहीं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेंगे, ये उन्होंने बोला था। इसको आप नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें। फोकी की स्पेलिंग में आपको ये आई एक बार लिखेंगे, ठीक है। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसको अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि जो प्लैनेट्स होते हैं, पहली बात तो वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लैनेट मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, ये फोकी है ना, ठीक है। सपोज प्लैनेट हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे प्लैनेट घूम रहा है, तो यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, उसको हम r मानेंगे, ठीक है।
और प्लैनेट घूमते 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 यहाँ पे आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ से इसको मूव करने में टाइम लगा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वेरी स्मॉल टाइम, और डिस्टेंस ये आर है, ठीक है। तो इसने कुछ एरिया बनाया है, यहाँ पे एरिया बनाया। सिमिलरली दूसरे केस में सपोज प्लैनेट यहाँ पे है, यहाँ पे प्लैनेट है और घूमते घूमते वो यहाँ पे आ गया प्लैनेट डेल्टा टी टाइम में। स्टार्टिंग पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस होगा, तो कुछ एरिया बनाएगा ये डेल्टा टी टाइम में, इस छोटे से टाइम में। तो उन्होंने ये बोला कि अगर प्लैनेट को मूव होने में, यहाँ से यहाँ मूव होने में जो टाइम लगा, तो उसने कुछ एरिया बनाया, ठीक है। प्लैनेट को यहाँ से यहाँ मूव होने में जो टाइम लगा, उसने कुछ एरिया बनाया। तो ये एरिया दोनों इक्वल होंगे अगर टाइम इक्वल है तो, मीन्स प्लैनेट्स स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब इक्वल एरिया होगा अगर टाइम इक्वल है। तो इसमें नोट करेंगे प्लैनेट्स while revolving swaps मतलब बनाना, swaps equal area in equal interval of time। मीन्स अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में फिगर बनाइए। फर्स्ट फिगर थी वो भी बनानी थी, सेकंड फिगर आपको सेकंड लॉ के लिए बनानी है, और ये स्टेटमेंट आपको नोट करना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नाउ वी विल सी थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूटन्स ने भी यूज़ किया था इस चीज़ को, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करने के लिए वो सब चीज़ें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि ये बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बुक में आपकी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम में आंसर्स बहुत कम होते हैं आने के। सपोज यहाँ पे सन हो गया, ठीक है, और ये प्लैनेट हो गया, कोई प्लैनेट हो गया पी, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई, पहले प्लैनेट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया टी टाइम में, और रेडियस सामान्य ये हो गई, ठीक है। पहले पोजीशन क्या थी प्लैनेट की यहाँ पे, फिर मूव होके यहाँ पे आ गया, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये सन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने थर्ड लॉ क्या था इनका, द क्यूब ऑफ radius is directly proportional to square of time period, square of time period। अब इन्होंने ये बताया कि जो रेडियस है अगर उसको हम क्यूब कर दें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम पीरियड के स्क्वायर के। टी इज़ टाइम पीरियड, मीन्स उसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, स्टार्टिंग फाइनल पोजीशन में। बस उनसे जब पूछा गया कि आपने कैसे प्रूव किया, तो ही वॉज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन ही वॉज केप्ट इन द जेल, उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर न्यूटन आए, उन्होंने इनके साथ सारी चीज़ों को रीड किया, स्टडी किया, बहुत एनालिसिस कर किया। फिर उन्होंने इनके लॉस को जो दिया था इसको यूज़ किया, और वहाँ से इन्होंने प्रूव किया जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, बिटवीन टू बॉडीज़ जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आया कैसे, भगवान थोड़ी थे न्यूटन, उन्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनकी थीसिस को पढ़ा, रीड किया, चीटिंग करी एक हिसाब से, और वहाँ से इन्होंने प्रूव किया
इसकी प्रूविंग सिलेबस में नहीं है, पहली बात यही सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में आप सब चीज़ें डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। इसको आप नोट करो अपनी कॉपी में, ये डायग्राम बनाओ।